सन 1846 प्रसिद्ध रसायनज्ञ क्रिश्चियन सानबीन एक रासायनिक प्रयोग कर रहे थे। तभी अचानक उनसे नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण गिर गया। उसे साफ करने के लिए उन्होंने पास रखा एक सूती कपड़ा उठाया, फर्श पोंछा और फिर उसे चूल्हे के पास सूखने के लिए रख दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उस कपड़े के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। शायद उस दिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसी ही खोजों की कड़ी आगे चलकर एक ऐसे पदार्थ तक पहुंचेगी जो इंसान की सबसे बड़ी सुविधा भी बनेगा और सबसे बड़ी मुसीबत भी। एक ऐसा पदार्थ जो हल्का था, मजबूत था, सस्ता था और जिसे लगभग किसी भी रूप में ढाला जा सकता था। धीरे धीरे ये हर जगह पहुंच गया, घरों में, दुकानों में, कारखानों में और अस्पतालों में। जरा अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही टूथब्रश, पानी की बोतल, मोबाइल का कवर, खाने की पैकिंग, घर की चीजें, गाड़ी। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब हम प्लास्टिक को छुए बिना अपना दिन पूरा कर पाते हों। लेकिन हर खोज की एक दूसरी कहानी भी होती है। जिस पदार्थ ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया वही आज हमारी धरती पर बिखरा पड़ा है, हमारी नदियों में बह रहा है, समुद्रों में जमा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, जिस प्लास्टिक को कभी इंसान की सबसे बड़ी खोजों में गिना जाता था, आखिर वही आज पूरी दुनिया के लिए इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ सड़कों और समुद्रों में फैले कचरे तक सीमित है या फिर इसकी असली कहानी उससे कहीं ज्यादा डराने वाली है? आइए समझते हैं इस वीडियो में प्लास्टिक की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करिए अगर आज दुनिया से प्लास्टिक पूरी तरह गायब हो जाए तो क्या होगा। शायद कुछ ही घंटों में अस्पतालों का काम रुकने लगे, खाने पीने की चीज़ों की पैकिंग बदल जाए, मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ियाँ और रोजमर्रा की सैकड़ों चीज़ें पहले जैसी ना रहें। लेकिन एक सवाल है, जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कई बार सिर्फ कुछ मिनटों के लिए करते हैं, क्या वो भी कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाता है या फिर उसकी कहानी हमारे फेंक देने के बाद ही शुरू होती है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 150 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि जिस प्लास्टिक के बिना आज की दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है, उसकी कहानी किसी फैक्ट्री से नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या से शुरू होती है जिसका प्लास्टिक से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में बिलियर्ड्स का खेल बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था। पहली नज़र में इसका प्लास्टिक से कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। उस समय इस खेल में इस्तेमाल होने वाली गेंदें ज्यादातर हाथी के दांत यानी आइवरी से बनाई जाती थी। खेल जितना मशहूर होता गया, हाथी के दांत की मांग भी उतनी ही बढ़ती गई। धीरे धीरे जंगलों में हाथियों का शिकार आम बात बन गया। किसी ने खेल को नहीं रोका, लेकिन एक सवाल जरूर उठने लगा, क्या हाथी के दांत जैसी कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है? यही सवाल उस समय का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। अगर इसका जवाब नहीं मिलता तो हर साल ना जाने कितने और हाथी मारे जाते। इसी वजह से एक अमेरिकी कंपनी ने घोषणा की कि जो भी हाथी के दांत का सही विकल्प खोजेगा उसे $10,000 का इनाम दिया जाएगा। उस दौर में ये रकम इतनी बड़ी थी कि कई वैज्ञानिक, रसायनज्ञ और आविष्कारक इस चुनौती में जुट गए। किसी का लक्ष्य इनाम था, किसी का नाम कमाना, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी यही तलाश आगे चलकर पूरी दुनिया की दिशा बदल देगी। उस समय दुनिया भर के कई वैज्ञानिक और आविष्कारक इस चुनौती का हल खोजने में जुट गए। हर कोई एक ऐसा पदार्थ बनाना चाहता था जो हाथी के दांत जितना मजबूत हो, लेकिन उसके लिए किसी जानवर की जान न लेनी पड़े। इसी कोशिश में अमेरिका के एक आविष्कारक जॉन वेस्ली हाइट ने अलग अलग पदार्थों के साथ प्रयोग शुरू किए। कई बार प्रयोग सफल हुए, कई बार पूरी तरह फेल, लेकिन हर असफलता उन्हें एक नए रास्ते की ओर ले जा रही थी। आखिरकार उन्होंने पौधों से मिलने वाले सेल्यूलोज को कुछ रसायनों के साथ मिलाकर एक नया पदार्थ तैयार किया। यह हाथी के दांत जैसा तो नहीं था, लेकिन कई कामों में उसका ऑप्शन बन सकता था। बाद में इसे सेल्यूलाइड नाम दिया गया। यहीं से पहली बार इंसान को यह महसूस हुआ कि प्रकृति में मिलने वाली हर चीज का ऑप्शन भी बनाया जा सकता है। धीरे धीरे सेल्यूलाइड का इस्तेमाल सिर्फ बिलियर्ड बॉल्स तक सीमित नहीं रहा। कंघियां, चश्मों के फ्रेम, कैमरों की फिल्में, खिलौने और रोजमर्रा की कई चीजें इससे बनने लगीं। लोगों को लगा कि उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया है, लेकिन असली समस्या भी खत्म नहीं हुई थी। सेल्यूलाइड जितना उपयोगी था उतना ही खतरनाक भी। ज्यादा गर्मी मिलते ही उसमें आसानी से आग लग सकती थी। कई फैक्ट्रियों में हादसे होने लगे और शुरुआती फिल्म रीलें भी इसी वजह से जलकर नष्ट हो जाती थी। अब दुनिया को सिर्फ हाथी के दांत का विकल्प नहीं चाहिए था,
उसे एक ऐसा पदार्थ चाहिए था जो मजबूत भी हो, सुरक्षित भी हो और बड़े पैमाने पर आसानी से बनाया भी जा सके। यही तलाश वैज्ञानिकों को लगातार नए प्रयोग करने के लिए मजबूर कर रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। साल 1907 में बेल्जियम में जन्मे एक रसायन वैज्ञानिक लियो वेकेलैंड एक ऐसी मटेरियल पर काम कर रहे थे जो बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल की जा सके। कई असफल प्रयोगों के बाद उन्होंने एक बिल्कुल नया सिंथेटिक मटेरियल तैयार किया जिसे नाम दिया गया वेकेलाइट। ये दुनिया का पहला पूरी तरह इंसानों द्वारा बनाया गया सिंथेटिक प्लास्टिक था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये आसानी से पिघलता नहीं था, बिजली का अच्छा इंसुलेटर था और गर्मी को भी पहले के मटेरियल्स की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से झेल सकता था। यही वजह थी कि बहुत कम समय में इसका इस्तेमाल टेलीफोन, रेडियो, बिजली के स्विच, घरेलू उपकरणों और औद्योगिक मशीनों तक फैलने लगा। दुनिया को आखिरकार वो मटेरियल मिल चुका था जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। अब प्लास्टिक सिर्फ किसी एक चीज का विकल्प नहीं रहा था, बल्कि ये आधुनिक उद्योग की नई नींव बनता जा रहा था। लेकिन किसी ने शायद ही सोचा होगा कि जिस खोज को उस समय इंसानी तरक्की की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा था, वही आने वाले दशकों में धरती की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक बन जाएगी। बेकेलाइट की सफलता ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखा दी। अब वैज्ञानिक लगातार नए नए प्लास्टिक विकसित करने लगे। कुछ ही दशकों में पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे कई प्लास्टिक बाजार में आ चुके थे। हर नए मटेरियल की अपनी अलग खासियत थी। कोई हल्का था, कोई बेहद मजबूत, कोई पानी से खराब नहीं होता था, तो कोई केमिकल का भी आसानी से सामना कर सकता था। यही वजह थी कि प्लास्टिक धीरे धीरे सिर्फ एक मटेरियल नहीं रहा, बल्कि लगभग हर इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां प्लास्टिक ने अपनी जगह न बनाई हो। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। युद्ध के दौरान ऐसे मटेरियल्स की जरूरत थी जो हल्के हों, जल्दी बन सकें और बड़ी मात्रा में तैयार किए जा सकें। प्लास्टिक इन सभी जरूरतों पर खरा उतरता था। इसका इस्तेमाल मिलिट्री इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और कई दूसरे सामान में तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद कहानी रुकी नहीं, बल्कि यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। जिन फैक्ट्रियों में पहले युद्ध के लिए प्लास्टिक बन रहा था, उन्होंने अब रोजमर्रा की चीजें बनानी शुरू कर दी। बोतलें, पैकेजिंग, खिलौने, फर्नीचर, रसोई का सामान, कपड़े, मेडिकल प्रोडक्ट्स। देखते ही देखते प्लास्टिक आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गया। उस समय लोगों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। पहली बार एक ऐसा मटेरियल था जो सस्ता भी था, हल्का भी, टिकाऊ भी और बड़ी मात्रा में आसानी से बनाया भी जा सकता था। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी। प्लास्टिक भी लगभग उसी रफ्तार से हर घर तक पहुंचता जा रहा था। लेकिन इसी तेज रफ्तार में एक ऐसी गलती हो रही थी जिस पर उस समय शायद ही किसी का ध्यान गया, क्योंकि सभी लोग सिर्फ प्लास्टिक के फायदे देख रहे थे, उसकी असली कीमत नहीं। कंपनियों ने बड़ी मात्रा में सस्ता और हल्का प्लास्टिक बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पानी की बोतलें, शॉपिंग बैग्स, फूड पैकेजिंग, डिस्पोजेबल कप्स और रोजमर्रा की अनगिनत चीजें प्लास्टिक से बनने लगी। लोगों के लिए ये बहुत आसान था, इस्तेमाल करो और फेंक दो। लेकिन इसी सुविधा के साथ एक नई समस्या भी पैदा हो रही थी। प्लास्टिक का प्रोडक्शन तो तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसे इकट्ठा करने और रिसाइकल करने की व्यवस्था उतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाई। यही वजह थी कि कुछ ही सालों में प्लास्टिक का कचरा लैंडफिल, नदियों और समुद्रों तक पहुंचने लगा। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि प्लास्टिक का सबसे बड़ा खतरा उसके दिखाई देने वाले कचरे में नहीं, बल्कि उस असर में छिपा था जो धीरे धीरे पूरी धरती पर फैलने वाला था। समस्या सिर्फ इतना नहीं थी कि प्लास्टिक हर जगह दिखाई देने लगा था। असली समस्या इसकी एक ऐसी खासियत थी जिसे शुरुआत में नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरे कई मटेरियल्स समय के साथ सड़कर या गलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। वो सालों तक, कई मामलों में सैकड़ों साल तक वातावरण में बना रह सकता है। यानी जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कई बार सिर्फ कुछ मिनटों के लिए करते हैं, उसका असर हमारे जीवन से कहीं ज्यादा लंबा चल सकता है। और यही बात आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई। बहुत से लोगों को लगता है कि प्लास्टिक कुछ साल बाद अपने आप खत्म हो जाता होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। ज्यादातर प्लास्टिक पूरी तरह खत्म नहीं होता। समय के साथ वो बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। इन्हीं छोटे कणों को माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है।
ये इतने छोटे होते हैं कि कई बार इन्हें खुली आंखों से देखना भी पॉसिबल नहीं होता। हवा, बारिश, नदियां और समुद्र इन्हें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते रहते हैं। धीरे धीरे ये मिट्टी में मिलने लगे, नदियों में मिलने लगे और फिर समुद्र के लगभग हर कोने तक पहुंच गए। यहीं से प्लास्टिक का खतरा सिर्फ कूड़े के ढेर तक सीमित नहीं रहा, अब वो उस जगह भी पहुंचने लगा था जहां शायद ही किसी ने उसके होने के बारे में सोचा हो। समुद्र में रहने वाले कई जीव इन छोटे प्लास्टिक कणों को खाना समझकर निगल लेते हैं। कछुए अक्सर प्लास्टिक बैग्स को जेलीफिश समझ लेते हैं। कई समुद्री पक्षी, मछलियां और दूसरे जीव भी प्लास्टिक के टुकड़े खा लेते हैं क्योंकि उन्हें असली भोजन और प्लास्टिक में फर्क समझ नहीं आता। इसका असर धीरे धीरे उनके शरीर पर दिखाई देने लगता है। कई जानवरों के पेट प्लास्टिक से भर जाते हैं जिससे उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। कुछ की मौत भूख से हो जाती है जबकि कई प्लास्टिक में उलझकर घायल हो जाते हैं। और ये समस्या सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। नदियां, जंगल, खेत और यहाँ तक कि शहरों में रहने वाले कई जानवर भी प्लास्टिक वेस्ट से अफेक्टेड हो रहे हैं। यानी प्लास्टिक अब सिर्फ इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा नहीं था बल्कि पूरी फूड चेन का हिस्सा बनता जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्लास्टिक जानवरों के शरीर तक पहुंच सकता है तो क्या वो इंसानों तक भी पहुंच रहा है? इसका जवाब है हाँ। पिछले कुछ सालों में हुई कई वैज्ञानिक रिसर्च में माइक्रोप्लास्टिक्स इंसानों के पीने के पानी, खाने के सैंपल्स और यहाँ तक कि हवा में भी पाए गए हैं। यानी हम जाने अनजाने हर दिन बहुत छोटे प्लास्टिक कणों के संपर्क में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को माइक्रोप्लास्टिक्स इंसानी खून, फेफड़ों और प्लेसेंटा जैसे ऊतकों में भी मिले हैं। ये खोज इसलिए चिंता बढ़ाती है क्योंकि इसका मतलब है कि प्लास्टिक अब सिर्फ बाहर के वातावरण में नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच चुका है। हालांकि इसका शरीर पर लंबे समय तक क्या असर पड़ता है, इस पर अभी भी दुनिया भर में रिसर्च जारी है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर माइक्रोप्लास्टिक्स लगातार शरीर में जमा होते रहे तो वे सूजन, कोशिकाओं पर असर और कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस विषय को लेकर लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं। यानी जिस प्लास्टिक को कभी आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा माना गया था, वही आज विज्ञान के सामने सबसे बड़े सवालों में से एक बन चुका है। अब सवाल उठता है, अगर प्लास्टिक इतनी बड़ी समस्या है तो क्या रिसाइकिलिंग इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती? सुनने में इसका जवाब आसान लगता है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। दुनिया में बनने वाले हर प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। कई तरह के प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें रिसाइकिल करना मुश्किल होता है या फिर उसकी लागत इतनी ज्यादा होती है कि नया प्लास्टिक बनाना ही सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि हर साल बनने वाले प्लास्टिक का बड़ा हिस्सा कभी रिसाइकिल हो ही नहीं पाता। उसका अंत अक्सर लैंडफिल, नदियों, समुद्रों या खुले में जलाए जाने के रूप में होता है। यानी प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं है बल्कि ये है कि हम जितनी तेजी से उसे बना रहे हैं उतनी तेजी से उसका सुरक्षित निपटान नहीं कर पा रहे। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ कचरे की समस्या मानते हैं जबकि इसका असर इससे कहीं बड़ा है। ज्यादातर प्लास्टिक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स से बनाया जाता है। यानी प्लास्टिक बनने की कहानी उसी समय शुरू हो जाती है जब धरती से तेल और गैस निकाले जाते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट के हर चरण में एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं। हालात तब और मुश्किल हो जाते हैं जब प्लास्टिक को खुले में जला दिया जाता है या बिना सही व्यवस्था के नष्ट करने की कोशिश की जाती है। इससे हवा में कई हानिकारक प्रदूषक और ग्रीन हाउस गैसेस फैल सकते हैं जो पर्यावरण और इंसानों दोनों के लिए चिंता का विषय है। यानी प्लास्टिक सिर्फ हमारी नदियों और समुद्रों को ही इफेक्ट नहीं कर रहा बल्कि क्लाइमेट चेंज की चुनौती को भी और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। और यही वजह है कि आज प्लास्टिक को सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ी एक इन्वायरमेंटल चैलेंज के रूप में देखा जाता है। तो क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना ही इसका समाधान है? शायद नहीं। सच ये है कि आज हेल्थ केयर, फूड पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई जरूरी इंडस्ट्रीज प्लास्टिक पर निर्भर हैं। इसलिए प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करना फिलहाल पॉसिबल भी नहीं है और कई जगह सही भी नहीं होगा। लेकिन जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होता है उसे सैकड़ों साल तक पर्यावरण में रहने देना भी कोई समझदारी नहीं है। इसलिए दुनिया भर में अब कोशिश सिर्फ प्लास्टिक बनाने की नहीं बल्कि कम इस्तेमाल करने, बार बार इस्तेमाल करने, बेहतर रिसाइकलिंग सिस्टम बनाने और ऐसे ऑप्शन खोजने की हो रही है जो पर्यावरण पर कम असर डालें। सरकारों की नीतियां, कंपनियों की जिम्मेदारी और हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, इन तीनों के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। क्योंकि प्लास्टिक ने अपने आप धरती को प्रदूषित नहीं किया, उसे बनाया भी इंसानों ने था और उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना भी इंसानों को ही सीखना होगा।
शायद अगली बार जब आपके हाथ में कोई प्लास्टिक की बोतल, बैग या फूड पैकेजिंग हो तो आप उसे सिर्फ एक सामान की तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि उसकी कहानी फैक्ट्री में नहीं बल्कि धरती पर उसके आखिरी पड़ाव तक चलती है। और शायद यही समझ किसी भी बड़े बदलाव की पहली शुरुआत होती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच छिपा होता है और हम उसी सच को आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।